तो देखो बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पढ़ लिया है ना। उस पे और न्यूमेरिकल्स अगर हम सॉल्व करें तो देखो और कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। एक बच्चों, आपका ब्लॉक है एम मास का, मान लीजिए कि उस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया है ना, मतलब वेरिएबल फोर्स है, ये तो आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स, इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है इन टी नॉट टाइम। तो वर्क डन बाई फोर्स इन टी नॉट टाइम, तो टी नॉट टाइम में कितना वर्क डन होगा ये बताना है। तो इस अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जो वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं वेरिएबल फोर्स का, वो तो बच्चों ऐसा है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना बच्चों। तो ये तो हमें नहीं पता कि इसका क्या वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फोर्स टाइम में रखोगे तो दिक्कत ये है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा हो रहा है इसी डायरेक्शन में, तो आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे कॉस जीरो हो जाएगा ना, तो एफ डी एस लिख सकते हो आप इसको, एफ डी एस। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि हम इंटीग्रेट तो डीएस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन फोर्स जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है। तो फिर इस स्थिति को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका एक तरीका है कि आप किसी तरीके से जो आप डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हो, वो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको डीएस से डीटी में लाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे dt ले आऊं तो मुझे डिवाइड बाई dt करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल एफ ds, तो यहाँ पे आप एक काम करो, मल्टीप्लाइड बाई dt करोगे तो डिवाइड बाई dt करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज ds बाई dt, तो हमें समझ में आ रहा है कि वर्क डन जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू dt। देखो आप, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू dt, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है वर्क को, है ना बच्चा। और फोर्स अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है तो आप एक्सेलरे वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, और फिर यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा जी। कैसे, यहाँ पे इस मास का एक्सेलरेशन मान लीजिए a है और इनिशियल रफ्तार 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू है 2t किसी भी टाइम पर, 2t स्क्वायर। तो किसी भी टाइम पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, किसी भी टाइम पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो 2t स्क्वायर बाई एम लगेगा। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, dv बाई dt। तो dv बाई dt को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई एम इंटू dt। तो आप अब इंटीग्रेट करो, तो ये 0 से t टाइम के लिए, तो किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी का फंक्शन मिलेगा 0 से v। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा v माइनस जीरो, मतलब v इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बाई एम, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाई एम बाहर आ गया बच्चों। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई थ्री, तो ये 3 आ जाएगा और ऊपर टी क्यूब आ जाएगा। तो देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। तो आप इस फॉर्मूले अप्लाई करो, अब आपको वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल दिया है 2t क्यूब बाई 3m इंटू डी टी। अब डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हमें आता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये 4/3m, 2 into 2 4/3m, तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा t रेस टू पावर 5 dt। और जीरो से कितने टाइम में निकालना था बच्चों, इन टी नॉट टाइम। तो यहाँ पे हम जीरो से टी नॉट लिमिट लगा देंगे। तो जो हमारा वर्क डन आएगा फाइनली, वो t की पावर 6/6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4/3m मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट की पावर 6/6। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3 और ये 2 बचेगा। तो फाइनल वर्क डन आ गया अपना 2t0 की पावर 6/3 × 3 9m जूल, है ना। वर्क डन किस में आता है बच्चों, जूल में। तो ये आंसर आपका जूल में आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको टाइम का फंक्शन भी दिया है तो आप
को जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको सॉल्व करेंगे। तो वर्क डन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको समझ में आया यहाँ पर कि वर्क डन अगर वेलोसिटी दी जाए डिस्प्लेसमेंट की जगह तो भी आप वर्क डन निकाल सकते हो। तो वर्क डन अगर वेलोसिटी दी जाए तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है बच्चों कि अगर वर्क डन दिया जाए वेलोसिटी के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट हमें ना दिया जाए, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इंटू डी टी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन होगा ये। तो ये नई चीज है जो इस सवाल में हमें सीखने को मिलती है। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। और देखें स्टूडेंट्स, अच्छा एक हमने बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन जब पढ़ा था बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में जब आप वाई एक्स कर्व में इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब आपको ग्राफ दिया हो वाई एक्स का और आप x1 से लेकर x2 तक किसी भी ग्राफ का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल x1 टू x2 और y की कोई भी वैल्यू है, x का फंक्शन है y dx। तो याद करो ये एक्चुअली में आपको क्या देता था इंटीग्रेशन, है ना, बेसिक मैथ्स में बात किया था एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। तो जो वाई एक्स ग्राफ था, वाई एक्स कर्व था, उसके अंडर का एरिया बताता था आपको। तो सोचो बच्चों यहाँ पे भी तो यही हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें वाई की जगह फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट की जगह, मतलब एक्स की जगह डिस्प्लेसमेंट हो, और आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भाई किसी भी डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा, तो वर्क फिर कैसे निकालोगे बच्चों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट एफ डी एस, वाई की जगह जो है वो आ जाएगा बच्चों क्या, आपका फोर्स, और एक्स की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डी एस लिखोगे तो ये भी एरिया अंडर कर्व है। एक्चुअली में जो एरिया यहाँ पे है वो एरिया अंडर कर्व है, लेकिन ये जो एरिया आप निकाल रहे हो ये एक्चुअली में क्या दे रहा है, इंटीग्रल एफ डी एस। तो ये एफ एस कर्व का एरिया है जो कि आपको वर्ग देगा बच्चों, वर्ग। तो आप याद रखें एफ एस कर्व में जो एरिया होता है, यानी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप उसका क्या निकाल लेते हो बच्चों, एरिया, तो जो एरिया है वही आपको क्या देगा बच्चों, वर्ग। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछ लेते हैं वो। हाँ एक बात याद रखना, अगर आप अबव द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, जब फोर्स पॉजिटिव है, अगर उस एरिया को आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो अगर कोई ऐसे नीचे ग्राफ होता तो इस एरिया को आप नेगेटिव लेते, नीचे वाले को, है ना, तब आपको ऐड करना है ना बच्चों। तो नेगेटिव फोर्स हो जाएगा तो वहां पे जो वर्क डन है वो कैंसिल आउट होगा, तो नीचे वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे मैं करा देता हूँ जल्दी से, बिना ज्यादा टाइम लिए हुए। तो देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाए ग्राफ वगैरह का, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बच्चों आपका फोर्स है, ये न्यूटन में हम लिख रहे हैं, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों जो मीटर्स में लिखा जा रहा है। तो उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, फिर ऐसा है ग्राफ, फिर यहाँ पे बच्चों ये 4 है ना, 4 मीटर्स, ये 6 मीटर्स, फिर यहाँ पे ऐसा है, तो ये है 8 मीटर्स, है ना बच्चों, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो ये है 10 मीटर्स, और ये जो है ये है -5। तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि भाई बताइए कि आपका जो टोटल वर्क डन है थ्रू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर इस फोर्स का, वो वर्क डन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो बच्चों एरिया डिवाइड कर लो आप, ये जो एरिया है आपका इसको 1 मान लो, ये जो एरिया है इसको आप 2 मान लो, ये जो एरिया है इसको बच्चों आप 3 मान लो, और ये जो एरिया है इसको 4 मान लो। तो अबव द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है वो एरिया पॉजिटिव पॉजिटिव है बच्चों, और ये वाले एरिया जो है वो नेगेटिव नेगेटिव है। अब कर दो आप, आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें एफएस ग्राफ दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया अंडर कर्व, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफएस कर्व, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो वर्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 माइनस एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन माइनस एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन, है ना। अब देखो फर्स्ट पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो रेक्टेंगल है, तो 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 कर दो, फिर प्लस ये ट्राइंगल है तो हाफ बेस 2 है बच्चों,
4 और 6 के बीच में, और हाइट 10 है, तो हाफ इंटू 2 बेस 2 है 4 से 6 के बीच में, और इंटू हाइट जो है वो 10 है। फिर माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल है, तो हाफ बेस, यहाँ पे भी 2 है बेस, इंटू इसकी हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट 5 है। यहाँ 5 माइनस में लिखा है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया में हम ऑलरेडी माइनस ले रहे हैं। और यहाँ पे माइनस, ये रेक्टेंगल है 5 और विड्थ 2 है, तो -5 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल तो +10 बच्चों, ये 2 और ये 2 कैंसिल तो -5 और -10, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 50 -15, तो वर्क डन आ गया 35 जूल। तो अगर इस तरीके से आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो बड़े ही आसानी से आप उन सवालों का जवाब दे सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द एरिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हुआ है ना, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। देखिए बच्चों, कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल मैं अब करा रहा हूँ इससे एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आएगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और आगे चलकर वो बहुत सारी चीजों में बेसिक रोल प्ले करेगा, है ना। तो देखिए वो क्या चीज है, वो क्या हमें सीखना है, तो वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। तो देखो, पहला मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन लिया जाए यहाँ पर, आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, बस मुझे कुछ आपको समझाना है। उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे दोबारा जल्दी जल्दी ये जो क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो आपको एक फोर्स वेक्टर दिया है 3i कैप 4j कैप, और आपको बोला गया है कि पॉइंट ए है 0,0 और आपका दूसरा पॉइंट है बी जो है 3,4। तो आपसे बोला गया कि भाई टोटल वर्क डन इस फोर्स के कारण इन दोनों पॉइंट से ए से बी जाने में कितना वर्क डन होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते, आपको पता है कि जब आप इस फोर्स को देख रहे हो तो फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये कांस्टेंट फोर्स है। तो आपको पता है कि ये जो फोर्स है बच्चों ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स और वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वर्क डन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप एफ डॉट एस वेक्टर कर लेते हो भाई। एफ वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आप ये देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x2 माइनस x1, तो ये तो 0 है, तो ये 3i कैप हो जाएगा, 4 माइनस 0 तो ये 4j कैप हो जाएगा। तो यहाँ निकालना आप डॉट प्रोडक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये वेक्टर नहीं लगाना है आपको, ये तो स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16, तो वर्क डन आ गया बच्चों 25 जूल। तो देखो वर्क डन आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। लेकिन ये कैसा फोर्स है बच्चों, कांस्टेंट फोर्स था, तो इसमें वर्क डन बड़े आसानी से आ जाता है, ये आपको समझ में आया। दूसरा वैरायटी देखो बच्चों, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होगा कि आपको फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 3z² के कैप, है ना। तो ये आपको फोर्स वेक्टर दिया है, और आपको बोला गया है कि आपको ए पॉइंट से लेकर मतलब 1,1,1 से लेकर ब्लॉक को कहाँ मूव करना है, किसी ब्लॉक को 3,2,2 तक ए से बी मूव कराना है। तो आपको इसके लिए क्या निकालना है बच्चों, वर्क डन निकालना है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं हम। तो इस फॉर्मेट में ये जो फोर्स है बच्चों ये वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप किसी भी पोजीशन पे जाओगे तो उसका एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो ये फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ये आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। फोर्स जो है बच्चों वो वेरिएबल है, और वेरिएबल भी कैसा है आप ध्यान से देखो तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। और ये फोर्स वेक्टर इस तरीके का वेरिएबल है किसका, जो एक्स कंपोनेंट है, मतलब जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो फंक्शन ऑफ एक्स है आई कैप, प्लस वाई कंपोनेंट जो है वो फंक्शन ऑफ वाई है जे कैप, जो जेड कंपोनेंट है वो फंक्शन ऑफ जेड है के कैप। देखो ये भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल फोर्स है जिसका एक्स कंपोनेंट एक्स का ही फंक्शन है, वाई कंपोनेंट वाई का ही फंक्शन है, और जेड कंपोनेंट केवल जेड का ही फंक्शन है ना। अभी आगे चल के और फोर्सेस देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल फोर्स जरूर है, लेकिन स्पेशल टाइप का फोर्स है। खैर, अब हमें तो क्या निकालना है भाई, वर्क डन। वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स हम जानते हैं एफ डॉट ds वेक्टर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे एफ वेक्टर तो हमें पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3z² के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, dx आई कैप प्लस dy
जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। अब आप इनको डॉट प्रोडक्ट करो और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वर्क डन आएगा। तो भाई ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट करोगे, प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई, सॉरी वाई की जगह यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, वाई स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रल जेड वाले को लिखेंगे तो 3z² डी जेड। अब देखो बच्चों x वाले में x की लिमिट लगा दो, तो कहां से कहां जाना है, 1 से 3, तो ये हमने 1 से 3 लगा दिया। y में जाना है 1 से 2, तो ये 1 से 2 लगा दिया। z में जाना है 1 से 2, तो ये 1 से 2। तो जो अलग अलग इंटीग्रेशन आए हैं उनमें अलग अलग x की, y की, z की लिमिट लगा दो, तो वो हमने लगा दी। और देखो ये इंटीग्रेशन है, आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमें इंटीग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका x² by 2, लिमिट लगेगी 1 to 3। ये आ जाएगा बच्चों y³ by 3, लिमिट लगेगी 1 to 2। और ये आ जाएगा z³ by 3, 3 कैंसिल, तो ये केवल बचेगा z³ और लिमिट लगेगी 1 to 2। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3², 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 8, 8/2, तो ये बचेगा बच्चों 4, प्लस y³, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, तो 7/3, तो ये बचेगा बच्चों 7/3। और उसके बाद फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, प्लस z³, तो 2 का क्यूब 8 माइनस, तो ये होगा 7। और अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 प्लस 7 प्लस 4 11, और ये 33 प्लस 7, तो 33 प्लस 7 एलसीएम ले लो, तो 33 प्लस 7 होता है 40, 40/3 जूल। देखो वर्क डन आ गया, और ये भी बड़ा आसानी से आ गया, भले ही थोड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस वर्क डन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई, बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। जब वर्क डन जब फोर्स वेरिएबल है और स्पेशल काइंड की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है, वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन है, जेड कंपोनेंट जेड का फंक्शन है, तो भी हमें वर्क डन निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाती, आराम से इंटीग्रेशन होता है और आराम से उस वर्क डन को निकाला जा सकता है। चलिए अब थर्ड वाला फोर्स देखते हैं, हम थर्ड वाले फोर्स का देखते हैं कि उसमें वर्क डन कैसे निकलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे नीचे मैं क्वेश्चन के थ्रू ही लेता हूं उसको भी। तो मान लीजिए कि आपको ये वाला फोर्स दिया है बच्चों, इस टाइप का आपको फोर्स दे दिया जाए कि जो फोर्स वेक्टर है वो है 3x² y² प्लस आप ये ले लो इसको x³ 2x³ इंटू वाई, 2x³ इंटू वाई जे कैप। देखो बच्चों इस तरीके से आपको फोर्स वेक्टर दिया है 3x², मतलब यहाँ पर देखो मिक्सचर है फंक्शन का, इसका x कंपोनेंट केवल x का फंक्शन नहीं है और y कंपोनेंट केवल y का फंक्शन नहीं है, x कंपोनेंट जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, और y कंपोनेंट भी x और y दोनों का फंक्शन है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का फोर्स हुआ। देखो आपको देखो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फोर्सेस बताए जा रहे हैं बच्चों। पहला फोर्स कांस्टेंट फोर्स, दूसरा फोर्स वेरिएबल तो है बट ये स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है, वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन है और जेड कंपोनेंट जेड का फंक्शन। तीसरे फॉर्मेट में जो फोर्स है उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं, एक्स और वाई दोनों के, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं भाई। अच्छा आपसे वर्क डन निकालने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में बोला है, तो इनिशियल पॉइंट ए है जिसमें 1,1 कोऑर्डिनेट है, बी तक ले जाना है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2। चलिए तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे भाई। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बच्चों, क्योंकि वेरिएबल फोर्स तो अभी भी यही है, तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल एफ डॉट ds। तो अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये वापस से आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिख रहा हूँ। जो x वाला कंपोनेंट है उसके साथ dx आता है और y वाले कंपोनेंट के साथ dy आता है, z वाला है नहीं तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर x वाला कंपोनेंट फोर्स का है 3x² y² इंटू dx, और प्लस y वाला कंपोनेंट है 2x³ y इंटू dy। लेकिन अब दिक्कत तो ये है ना बच्चों कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो करोगे कैसे, ये तो इंटीग्रेट होगा ही नहीं, ये कैसे होगा इंटीग्रेट, सोचो आप, ये तो इंटीग्रेट करना ही पॉसिबल नहीं है ना बच्चों इसको, क्योंकि जब आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वहां पे y बैठा हुआ है, तो वो इंटीग्रेट नहीं करने देगा। और यहाँ पे आप जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ x बैठा हुआ है,
तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब इस समस्या को कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं या आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इसको देखो इस टाइप से अगर आप चेंज करें, आप ऐसा सोचें कि अगर मेरे पास इस टाइप का वेरिएबल होता बच्चों, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब ये कैसे सोचना है मैं बताऊंगा, लेकिन मान लो कि ऐसा मेरे पास कुछ होता, तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। मान लो डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं जरा, तो देखिए करिए जरा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो दोनों फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो जरा। तो देखो 3x² मतलब एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, वो 3x² होगा इनटू एक्स, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में है। तो अगर यहाँ पे टी होता तो 3t² होता, बट टी की जगह एक्स है, तो 3x² हो गया, इनटू में एक्स का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dt। अच्छा, dx बाई dt हम बाद में लिख लेंगे, सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा है, उसको वैसे ही लिख देते हैं हम, और यहाँ पे लिख लेते हैं dx बाई dt। देखो, और फिर प्लस करते हैं, फिर हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये एक्स क्यूब तो है ही बच्चों, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता, अगर ये t होता तो 2t होता, लेकिन t की जगह यहाँ पे y है, तो 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई बाई डी टी। अब देखो dt 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 हर जगह से कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ क्या बचा, डी एक्स क्यूब बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x² वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x³ वाई डी वाई। देखो बच्चों, यही तो पूरा जो चीज है, ये इंटीग्रेशन के अंदर यही तो मिल रहा है आपको। देखो इस पूरी क्वांटिटी को जो इंटीग्रेशन के अंदर है, जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे अभी, वो पूरी क्वांटिटी को, इस पूरी क्वांटिटी को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो बच्चों। देखो इससे रिप्लेस कर सकते हो, समझे इस बात को? तो यहां पे देखो इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमने अभी बताया ये कैसे सोचना है, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसे सोचा जाए तो ये पूरी क्वांटिटी को इससे रिप्लेस किया जा सकता है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो करके देखते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब सोचो ये जो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, इसको आप कोई एक वेरिएबल के मान लो, तो आपको थोड़ा और अच्छे से आसानी से आपको ये इंटीग्रेशन दिखाई देगा। कितना, डी के। क्या हम डी के का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यस, ये तो हमें पता ही है भाई। किसी भी, अगर यहाँ पे डीपी होता तो उसका इंटीग्रेशन पी होता, अगर डी जेड होता तो उसका इंटीग्रेशन जेड होता। तो यहाँ पे अगर के है तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, डी के है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के। अच्छा, लेकिन लिमिट हम देख लें, तो इनिशियल लिमिट क्या है बच्चों, तो यहां से देखो, यहां से आपको निकालने को मिलेगी के इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट्स एक्स और वाई के। तो x का इनिशियल पॉइंट है 1 और y का इनिशियल पॉइंट है 1, तो 1 और 1 लिखोगे तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब, तो k की इनिशियल वैल्यू आई 1। फिर फाइनल लिमिट जो है वो b पे आएगा, तो फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y, तो 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 8, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 इंटू 8 k फाइनल कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, तो ये 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 32। तो लिमिट भी आ गई, यानी कि जो हमारा वर्क डन आया वो इंटीग्रेशन डी के तो आ रहा है, और साथ में इनिशियल लिमिट है 1 और फाइनल लिमिट है 32। तो ये आ जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन के, और ये 1 से 32, तो देखो वर्क डन फिर सॉल्व हो गया। 32 माइनस 1 दैट इज 31 जूल। यहाँ पे भी हमें उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, बस यहाँ पे सोचने में थोड़ी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये सोच पा रहे हो आप, तो फिर ये आसानी से आ जाएगा। अच्छा, ये जो फॉर्मेट होता है ना बच्चों, ये जो स्पेशल टाइप की फॉर्मेट है जो ये बन रहा है, कि आराम से इंटीग्रेशन हो गया अगर आप इसको एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ले आओ, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में ले आओ और फिर इंटीग्रेशन कर दो, तो ये जब फॉर्मेट बनती है तो इस फॉर्मेट का एक नाम है, इसको बोला जाता है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। इसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो याद रखेंगे कि हमने 3 वैरायटी देखी फोर्स की। एक कांस्टेंट फोर्स है जिसमें वर्क डन बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया, एक वेरिएबल फोर्स है जिसमें x कंपोनेंट x का फंक्शन है, y कंपोनेंट y का फंक्शन है, z कंपोनेंट z का फंक्शन है, वो भी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है और वर्क डन आ जाता है। और तीसरी स्पेशल टाइप की फॉर्मेट है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो इस परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में क्या हो रहा है बच्चों, कि आपका वो इंटीग्रेशन ऐसे दिखता नहीं है सॉल्व होता हुआ, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अकल लगाएं
तो हम दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको ला सकते हैं और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को। अब आपको कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है कि नहीं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हालांकि जब आप बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स वगैरह में बताया जाएगा आपको, तो वहां जो बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे उनको तो बाद में अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन बायो वालों के लिए बता रहा हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उससे आप देखें। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है बच्चों, भाई एक्स का कोफिशिएंट जो है वो फंक्शन है, वाई का कोफिशिएंट जो है एक्स कंपोनेंट है, फोर्स का वाई कंपोनेंट है, और अगर हो सकता है तो जेड भी हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनका पार्शियल इंटीग्रेशन करो बच्चों। यानी पार्शियल इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता था ना, कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानो। तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते थे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन। वैसे ही यहां पे मैं एक डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं बच्चों, जिसको हम बोल रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन और पार्शियल बोल रहा हूं। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, बाकी सारे वेरिएबल्स को क्या मानो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक है इसको पहचानने का कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है कि नहीं। तो ये ट्रिक आप यूज करें, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फोर्स में हम आगे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझे बच्चों। अगर आप पार्शियल इंटीग्रेशन करते हो फोर्स के एक्स कंपोनेंट का, जब भी ऐसा मिक्सिंग ऑफ वेरिएबल है, तो एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, मैं डेल एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन है, केवल एक्स कंपोनेंट में एक्स को ही क्या मानना, वेरिएबल, बाकी जितने वेरिएबल हैं उनको क्या मानना है, कांस्टेंट। अगर ये इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, y कंपोनेंट डेल एक्स, और अगर ये भी किसके बराबर आ जाएगा, z कंपोनेंट dz। अच्छा z कंपोनेंट नहीं होगा तो ये जीरो मत मान लेना, z कंपोनेंट वाले को फिर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर x और y है केवल, तो सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो, ये डेल y लिखना चाहिए था। इन दोनों को कंपेयर करो, बाकी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में हम समझने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए देखें तो अगर ये बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो आपका फॉर्मेट बन रहा है फोर्स का, वो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट वाला है, और वो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। जैसे इस सवाल के लिए हम करके देखते हैं। देखो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है बच्चों, तो यहां पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल एक्स, तो x को ही वेरिएबल मानना है, तो 3 और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गए, तो इसको बाहर ले लो। सिर्फ इंटीग्रल किसका करो भाई, एक्स स्क्वायर डेल एक्स का। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 और ये 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट, तो ये बचेगा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब सेकंड वाले को चेक करो, फोर्स का y कंपोनेंट इनटू डेल y, z नहीं है तो z को नहीं लिखना है, z भूल जाओ, सिर्फ x और y को कंपेयर करते हैं हम ये। तो देखो y वाला जो फंक्शन फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो कितना है, 2x क्यूब वाई इंटू डेल वाई, तो केवल y को वेरिएबल मानना है, सबको कांस्टेंट मानना है। तो 2x क्यूब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, y डेल y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा बच्चों y स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, तो ये बचा x क्यूब वाई स्क्वायर। देखो इस केस में आपका ये आ रहा है इंटीग्रल एफ एक्स डेल एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ वाई डेल वाई, देखो ये आ रहा है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो इसी का तो डी लगाकर यहां पे यूज किया हमने, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको पहचान सकते हैं, ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट को। ये दोनों बराबर आ जाते हैं, और अगर 3 डायमेंशन होता तो तीनों बराबर आ जाते, तो वही आपका परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट का वेरिएबल हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप डी लिख सकते हो, और ये पूरा वेरिएबल के मान के यहाँ पे डी के लिख सकते हो, और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो किसी भी परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। हालांकि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स में, बाद में मैथ्स वाले बच्चों को सिखाया भी जाता है ये चीजें, तो वहां पर उनकी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो देख के ही समझ जाते हो, ये सब करना नहीं पड़ता, आप देख के समझ जाओगे फंक्शन कि यहाँ पे क्या आना है ब्रैकेट में, है ना। खैर अभी तो, लेकिन जब तक आपको नहीं बनता तब तक ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखेंगे। तो परफेक्ट डिफरेंशियल पहचानने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। और यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कैसे आएगी, तो जो तीनों का इक्वल वैल्यू आ रहा होगा, जो फंक्शन आ रहा होगा, वही एक्चुअली में k की जगह आता है। और अगर ये तीनों इक्वल नहीं हुए तो फिर ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनेगा बच्चों, ये भी याद रखना। फिर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे मैं अभी एक और केस लेता हूं, आगे एक और क्वेश्चन बनाता हूं, उसमें वो चीज आपको समझ में आएगी।
आई होप पहले आपको ये तीन चीजें समझ में आई होंगी। एक आपका कांस्टेंट फोर्स, एक एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, वाई जो है वाई का फंक्शन है, और जेड जो है वो जेड का कंपोनेंट है, और तीसरा परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है ना। तो ये बच्चों तीनों चीजें आपको याद रखनी। अब नेक्स्ट आते हैं और एक और वैरायटी लेते हैं, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कि जो फोर्स है वो आपको ऐसा दिया है, वेक्टर 3x² y² z i कैप प्लस 2x³ y z j कैप प्लस x³ y² k कैप, है ना। तो इस तरीके से आपको फोर्स दिया हुआ है, और आपको मान लो दो पॉइंट दिए गए हैं, ए से आपको चलना है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,0 है, और बी तक चलना है, बी के कोऑर्डिनेट मान लो 1,2,3 है। तो वर्क डन निकालो बोला गया। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही बात कि आप सॉल्व करोगे भाई, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वर्क डन के लिए। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट इंटू डी एक्स प्लस वाई कॉम्पोनेंट इंटू डी वाई प्लस जेड कॉम्पोनेंट इंटू डी जेड। तो ये बच्चों आया। अब दिक्कत तो ये है कि आप ऐसे तो इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक्स में एक्स वाई जेड तीनों है, वाई में तीनों का फंक्शन एक्स वाई जेड का, और ये जेड में भी तीनों का फंक्शन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा के वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं, मतलब डी के टाइप बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। वो तभी बन पाएगा जब ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, पहले पार्शियल इंटीग्रेशन करें एक्स कंपोनेंट का, मतलब 3x² y² z इंटू डेल एक्स में। तो इसकी देखो वैल्यू क्या आती है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 3y² z ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो डी डेल एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन होना है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में होना, बाकी सभी वेरिएबल को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ by 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x³ y² z। अब हम दूसरा करते हैं y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट कितना बच्चों, 2x³ y इंटू जेड, और इसका पार्शियल इंटीग्रेशन डेल y के रेस्पेक्ट में। तो y को वेरिएबल मानो, बाकी 2x³ z को कांस्टेंट मानो। तो y dy इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, y²/2, तो 2 कैंसिल, तो ये बचेगा x³ y² z। फिर हमें तीसरा वाला चेक करना पड़ेगा, तो z कंपोनेंट है x³ y² इंटू डेल z, तो x³ y² तो दोनों ही कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ डेल z का इंटीग्रेशन, तो डेल z का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, z। तो ये आ जाएगा x³ y² इंटू z। देखो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है बच्चों। यहाँ पे ये हो गया x कंपोनेंट जो है डेल x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, y कंपोनेंट जो है डेल y के रेस्पेक्ट में, और z कंपोनेंट जो है वो डेल z के रेस्पेक्ट में। तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, और जो वैल्यू सेम आ रही है x³ y² वही तो k है। मतलब इस पूरे को हटाकर आप देखो ये लिख सकते हो, इसको इंटीग्रल d इंटू x³ y² z, और इसको आप k मान लो, तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रल d k। देखिए बच्चों ओह अब हो गया ना सॉल्व, अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि k की वैल्यू हमने क्या मान ली भाई, x³ y² z। देखो बच्चों बन गया आपसे। अब आप चाहे तो इसको फिर से एक्सपांड करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड और थर्ड वैसे ही, फिर सेकंड का फिर थर्ड का, तो यही आ जाएगा आपका। इसलिए बात उसको निकालने की जरूरत है नहीं, जो इक्वल वाला टर्म आया ना वही आपका k की जगह लेगा, मतलब d ब्रैकेट में आएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, k इनिशियल k फाइनल। तो k इनिशियल देखो आप, k इनिशियल में इनिशियल तीनों रखो तो तीनों ही जीरो है, तो 0 0 0, तो k इनिशियल 0 हो जाएगा। k फाइनल x की जगह 1 रखो तो 1 का क्यूब 1, y की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 इंटू 4 4, और 3 रखोगे z की जगह तो 4 इंटू 3 जो है वो 12 आ जाएगा। तो वर्क डन कितना है बच्चों, ये हो जाएगा d के 0 to 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 जूल। तो देखो फिर से आंसर आ गया। तो इस टाइप से कोई भी मिक्सिंग ऑफ फंक्शन का भी आपको दिया जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में है,
तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से बच्चों वर्क डन निकाल सकते हो। आई होप अब आपको परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट जो है वो समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हो दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो देखो बच्चों, अब देखिए बच्चों, और हम अगर देखें तो मान लीजिए कि अब जो ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो ना आपका कांस्टेंट फोर्स है, ना एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है, ना वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन है, ना जेड कंपोनेंट जेड का फंक्शन है, और ना ही परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है। अब ये नई अलग ही प्रकार का फोर्स है। जैसे मैं मान लूं कि इस टाइप का फोर्स दिया आपको वाई आई कैप, सिंपली फोर्स वेक्टर आपको दिया है वाई आई कैप, तो फिर अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? और आपसे बोला जा रहा है कि ए पॉइंट 1,1 से लेकर बच्चों आपको बी तक जाना है, डेट इज 2,2 तक, ये आपसे बोला है। और वर्क डन निकालना है इस ए से बी पॉइंट पे, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे आपको वर्क डन निकालने को बोला है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन का वैसे फॉर्मूला तो हम लगा ही लेते हैं, वेरिएबल फोर्स तो है ये, लेकिन जो वेरिएबल फोर्स हमने अभी देखे थे स्पेशल टाइप के परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, और वो एक्स वाला एक्स का, वाई वाला वाई का, जेड वाला जेड का, वो तो नहीं है ये तो अलग ही है। तो यहाँ पे आप वर्क डन निकालोगे तो इंटीग्रेशन करोगे वाई इंटू dx आ जाएगा, और dy dz लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी कंपोनेंट है नहीं। तो y dx। अब लेकिन इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे ना बच्चों, अब यहां अटक गए आप, यहां पे इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे आप? y का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे करोगे जब तक y और x में रिलेशन नहीं पता हो? तो आपको जब तक y और x में रिलेशन ना दिया हो तब तक इस फंक्शन का वर्क डन नहीं निकाल पाओगे आप। और y और x में रिलेशन देने का मतलब y मतलब ये वर्क डन या इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन y as a function of x is given, y as a function of x is given। जब तक ये दिया नहीं जाएगा तब तक तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता भाई। और y as a function of x का मतलब है यहां पर कि a से b तक जाने का पाथ पता होना चाहिए, पाथ कि हम किस रास्ते से गए। भाई ट्रेजेक्ट्री पता होना चाहिए ना। y और x में रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, ट्रेजेक्ट्री होता है। जब तक पाथ नहीं पता होगा तब तक आप इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे। अब जैसे मान लो कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भाई पहले केस में कि भाई आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया। यानी फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो अगर हम y और x में रिलेशन देखें, y और x का ट्रेजेक्ट्री देखें तो वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे आपको 2 पॉइंट पे चलना है, a से b तक, 1,1 से 1 तक। अब जैसे मान लो आप इस रास्ते से गए a से b, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये स्ट्रेट लाइन के पास से जा रहे हो, मतलब इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो अब ये सॉल्वेबल है जब आपको पाथ पता है, तो यहाँ पे अप्लाई करो। तो इसके लिए फर्स्ट केस के लिए वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू dx। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, और x की लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से 2 रख दो भाई। तो ये 1 से लेकर 2 तक, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 3/2 जूल आ जाएगा आपका आंसर। ये आंसर आ गया आपका 3/2 जूल, है ना। आई होप आपको क्लियर है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं पाथ बदल दूं ए से बी जाने का, तो आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों, वर्क डन चेंज हो जाएगा। देखो आप, अगर मैं आपसे बोलता कि y और x के बीच का रिलेशन ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखो इसी पॉइंट पे जाने का जो रास्ता है वो चेंज हो जाता। अभी आपका कौन सा बच्चों पाथ हो जाता है, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये कर्व लाइन होता ना। अरे भाई ये पैराबोलिक बनता ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो ये तो आपका सेकंड वाला पाथ हो गया, और ये आपका फर्स्ट वाला केस हो गया। तो यहां पे देखो आपने जब रास्ता बदल दिया जाने का, ये फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही ग्राफ में बना दिए, तो आपने रास्ता बदल दिया। अभी आप स्ट्रेट लाइन से गए थे ऐसे भी, अब आप इस कर्व्ड लाइन के अलोंग जा रहे हो, तो देखो वर्क डन चेंज हो जाएगा। अब आप y की जगह एक्स स्क्वायर डालो, तो देखो वर्क डन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये 1 से लेकर 2 तक, तो यह जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये 1 से 2, तो देखो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 8 माइनस 1/3,
मतलब 7/3। देखो रास्ता बदलने से क्या हो गया, आपका वर्क डन चेंज हो गया। इसका मतलब अगर आप कोई तीसरे पाथ से जाते, ए से बी, ऐसे किसी पाथ से जाते, तो इसमें फिर से अलग वर्क डन आता है। इसमें W1 वर्क डन आ रहा है, इसमें W2 वर्क डन आ रहा है, तो तीसरे रास्ते से W3 वर्क डन आता। यानी जितने बार आप पाथ चेंज करते उतने बार वर्क डन चेंज हो जाता। तो इस केस में जो वर्क डन है, इस वाले फॉर्मेट के फोर्स में जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है पाथ पर। लेकिन अभी इससे पहले जितने भी आपने वर्क डन निकाले, जैसे ये परफेक्ट डिफरेंशियल वाले फॉर्मेट, इसमें जब आपने ए से बी पॉइंट के बीच में वर्क डन निकाला बच्चों, तो यहां पे देखो कहीं पे भी पाथ की बात हुई क्या, कि हमें पाथ सोचना पड़े, एक्स वाई जेड में रिलेशन देखना पड़े, कहीं बात नहीं हुई। यानी कि यहाँ पे आप किसी भी पाथ से चले जाओ, आपका वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। आप फर्स्ट से चले जाओ, सेकंड रास्ते से चले जाओ, थर्ड रास्ते से चले जाओ, किसी भी रास्ते से चले जाओ, आपका तीनों केस में वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि पाथ की जरूरत ही नहीं है। वर्क डन का फॉर्मूला तो यही है। लेकिन इसमें पाथ की जरूरत थी, इसमें अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क डन आ रहा था, अलग अलग ट्रेजेक्ट्री से अलग अलग वर्क डन आ रहा था। इसमें आपको ट्रेजेक्ट्री की चिंता ही नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कोई भी होती, आपका वर्क डन चेंज ही नहीं होना था। वर्क डन हमेशा कितना होना चाहिए था बच्चों, 12 जूल। यानी कि ये वो कंडीशन है, ये वो फोर्सेस हैं जिनमें वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसके पहले वाले फोर्सेस देखो आप, इनमें भी यही हुआ था। आप जब इस कांस्टेंट फोर्स को डील किया था आपने, तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत पड़ी थी क्या, कि ए से बी से कौन से पाथ पे गए हैं, बताओ। कोई जरूरत नहीं थी बताने की, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, सब में वर्क डन सेम है, सेम वर्क डन। तो ये भी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था। ये वाले फोर्स की फॉर्मेट देखो, तो इसमें भी कोई भी पाथ की आपको जरूरत नहीं था, और परफेक्ट डिफरेंशियल में भी जरूरत नहीं था। तो ऐसे फोर्सेज जिनमें वर्क डन जो है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे चेंज होता है। अगर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज करता तो वर्क डन चेंज होता। पाथ से कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर फिक्स है तो आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, यहां पे कभी भी पाथ की जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ऐसे फॉर्मेट के फोर्सेस या ऐसे फोर्सेस जिनमें वर्क डन जो है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ऐसे फोर्सेस को कहा गया कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी देखो आप फोर्स के दो क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एक क्लासिफिकेशन है फोर्सेस का, वो है कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें फोर्स का वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, तो वो हो गया आपका बच्चों कौन सा फोर्स, आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक्चुअली में जो फोर्सेस हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया वर्क डन के बेसिस पे। जिन जिन फोर्सेस का वर्क डन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आता है, जिसमें पाथ को बताने की कोई जरूरत नहीं होती है, उन फोर्सेस को हमने कहा कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आपको फील आ रहा होगा कि वाकई में कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे पहचाने जाते हैं, मतलब किस कॉन्सेप्ट से आया है। क्योंकि हमने ये पाया कि जितनी भी फोर्स की वैरायटी है उनको दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे फोर्सेस भी हैं जिनका वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। और ऐसे फोर्सेस भी हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो जिनका फोर्सेस वर्क डन जो है, जिन फोर्सेस का वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, उनको हमने एक नया नाम दिया नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लासिफिकेशन किया गया फोर्सेस का। अब ये फोर्सेस का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, ये आपको इन एग्जांपल से समझ में आया होगा। आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। और ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, जिनमें पाथ बताने की जरूरत ही नहीं होती है, चाहे किसी भी रास्ते से गया हो, हम डायरेक्ट वर्क डन निकाल लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के तीन फॉर्मेट हैं बच्चों। कौन कौन सी? कांस्टेंट फोर्स भी वर्क क्या होता है भाई, कैसा होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन याद रहे कांस्टेंट फोर्स में केवल एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लोगे आप, काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको जब फ्रिक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको काइनेटिक फ्रिक्शन बताया था। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, आपका कांस्टेंट फोर्स होता है, लेकिन फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चाहे काइनेटिक के लिए बोले चाहे स्टैटिक के लिए बोले। अभी मैं बता दूंगा कि क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन भी पाथ पे डिपेंड करता है ना। तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं बच्चों, वो सभी कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, पहली चीज। दूसरा, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आता है, जिसका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है, वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन है, जेड कंपोनेंट जेड का फंक्शन है। ऐसे फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी फॉर्मेट वाले फोर्स जो परफेक्ट डिफरेंशियल को
फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, वो फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। बाकी इन तीनों को छोड़कर कैसा भी फोर्स आ जाए बच्चों, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, एक्स वाला एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई वाला वाई का फंक्शन नहीं है, जेड वाला जेड का फंक्शन नहीं है, और ना ही वो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है, तो इन तीनों को छोड़ के जितने भी फोर्सेस है दुनिया में, वो सभी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है। वो सभी फोर्सेस बच्चों कैसे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, कैसे किया गया और इसके क्या मायने हैं, वो आपको क्लियर कट समझ में आएंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, जो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की खासियत है, इसकी एक और खासियत है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ तो वर्क डन होता ही है, साथ में अगर आप किसी भी पाथ से चलो और फिर वापस कहां आ जाओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाए, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन जो है वो जीरो हो जाता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता है। यानी कि एक और प्रॉपर्टी बाद में निकाली गई और ये पता चला कि एक्चुअली में कंजर्वेटिव फोर्स जितने होते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी है, खासियत है, कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाए, तो उनका जो वर्क डन है बच्चों वो क्या हो जाता है? जीरो। ये कंजर्वेटिव फोर्सेज में होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जीरो नहीं होता है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज क्यों किया गया, कैसे किया गया और उसके क्या मीनिंग है, वो सब क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, यहां पर हम, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि फोर्सेस को उनके वर्कडन के हिसाब से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। तो जो पहला टाइप के फोर्सेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्कडन, वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। और दूसरे जो फोर्सेस होते हैं बच्चों, वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पे दोनों को क्लासिफाई कर देते हैं और दोनों को बीच में डिफरेंस जल्दी से हम लिख लेते हैं जो अभी हमने सीखे। तो अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं, तो इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, द फोर्सेस फॉर विच वर्क डन फॉर विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स, या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लिख लो इंडिपेंडेंट ऑफ independent of path from initial position to final position। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आप किसी भी पाथ पे चलें, उससे वर्क डन अगर किसी फोर्स का इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे फोर्सेस जो हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब कि ये पाथ पे डिपेंड तो नहीं करते, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि द वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फिर आप ये लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में कि जो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है बच्चों? कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, तो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो ही मिलता है ना। ये आगे चलकर आपको समय समय के साथ पता चलता रहेगा, समझ में आएगा, है ना। तो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो इन क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है? दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन coincides। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन coincides।
तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, है ना। तो यहां पर इसके बच्चों कैसे हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो बच्चों पहला 3 तरीके के जो फॉर्मेट होंगे फोर्स के वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। पहला जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का वो है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, जितने भी कांस्टेंट फोर्स हैं एक्सेप्ट फ्रिक्शन को छोड़कर, है ना बच्चों, एक्सेप्ट काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट फोर्स, है ना। उसको छोड़ के जितने भी कांस्टेंट फोर्स हैं वो सब आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। सेकंड जो है वो कौन से फोर्सेस हैं, अगर इस टाइप का फोर्स मिले जिसका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन हो, वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन हो केवल, और जेड कंपोनेंट केवल जेड का फंक्शन हो, तो वो जो है अपना कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। और तीसरा जैसे मैंने आपको बताया परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो भी जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस में गिनती होगी। अब इन तीनों को छोड़कर जितने भी फोर्सेस हैं अगर अलग टाइप के आएंगे तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं पॉइंट्स तो आप उसको आराम से पहचान सकते हो कि वो नॉन कंजर्वेटिव। देखो कांस्टेंट फोर्स और ये सेकंड वाला, तो ये तो फोर्स को देख के ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये दोनों है कि नहीं है। आपको सिर्फ चेक किसको करना पड़ता है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट को। अगर वो बन रहा है तो मतलब कंजर्वेटिव है, और अगर नहीं बन रहा है कोई भी फोर्स तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। बस इस तरीके से आपको पहचानना है। अब यहाँ पे देखो भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं भाई, तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो कि द फोर्सेस फॉर विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल position, between initial to final position are called as non-conservative forces। तो ये तो इनिशियल और फाइनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो बच्चों ये पाथ पे तो डिपेंड कर ही रहे हैं और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे तो डिपेंड करेंगे ही, वो तो है ही, है ना। तो उसको मैं लिखने यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन पाथ पे जो डिपेंड कर रहे हैं वो तो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, है ना बच्चों। फिर यहाँ पे जो सेकंड है, तो सेकंड फोर्स आपका क्या हो गया, जैसे मैं अगर बोलूं कि सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि जो वर्क डन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वो जीरो नहीं होता है इन क्लोज्ड पाथ, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is not zero in closed path। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे तो इसमें जो है वो आपका क्या होगा। और जनरल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका मेन एग्जांपल जो है वो है फ्रिक्शन। बाकी तो फोर्सेस के फॉर्मेट्स आएंगे, फंक्शंस आएंगे, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात हमेशा याद रखें बच्चों। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ऐसी एक टेबल है बच्चों, और इस टेबल पर फ्रिक्शन है। आपने एक ब्लॉक लिया है इस टेबल पर, इस यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक है और इनके बीच में म्यू है, फ्रिक्शन है। तो आप पहले इस ब्लॉक को ऐसे लाओ, फिर ऐसे ले जाओ, और ये स्क्वायर टेबल है मान लीजिए, और इसकी साइड लेंथ l है, फिर ऐसे ले जाओ तो ये यहाँ पे ले आओ। तो आपने पहले डिस्प्ले ये पाथ गए, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये फर्स्ट पाथ से गए। तो देखो फ्रिक्शन की वैल्यू जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है वो अलग आएगा। यहाँ से यहाँ l लेंथ गया, फिर यहाँ से यहाँ 2l लेंथ गया। तो अगर आप फ्रिक्शन निकालो तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे और फोर्स लगेगा आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है क्योंकि ये तो मूव कर रहा है।
तो आपका जो वर्क डन होगा फर्स्ट पास से वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ के इंटू एल माइनस में, और ये आएगा एफ के इंटू रूट टू एल माइनस में, तो माइनस एफ के इंटू एल और माइनस एफ के इंटू रूट टू एल, है ना बच्चों, ये एल तो ये रूट टू एल होगा। आई होप आपको क्लियर है। तो ये वर्क डन है, और वहीं पर अगर आप इसको ऐसे ले जाते बच्चों, ये ए इनिशियल फाइनल पोजीशन ये वाले पाथ से ले जाते सेकंड पाथ से, तो देखो सेकंड पाथ का वर्क डन कितना आता, माइनस एफ के इंटू एल। तो देखो फोर जो वर्क डन है वो डिफरेंट पाथ में डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, ये कहाँ सेम रहा, ये तो अलग अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, तो इसका मतलब इसका वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर आप इसको घुमा के ले आओ ऐसे, भाई तीसरा पाथ आप ऐसा करो कि इसको यहां से ले आओ, फिर इसको यहां से ले आओ, फिर इसको यहां से ले आओ और वापस ए पे ले जाओ, तो माइनस एफ के एल माइनस एफ के एल माइनस एफ के एल, तो थर्ड पार्ट से आप करोगे माइनस एफ के एल तो 4 बार, तो माइनस 4 एफ के एल आ जाएगा। तो देखो क्लोज लूप में आप इनिशियल से फाइनल उसी पॉइंट पे पहुंच गए, क्लोज लूप में चक्कर लगा लिया, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है। देखो ये बात प्रूफ भी हो रही है, जबकि अभी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे तो वहां पे प्रूफ हो जाएगा कि वर्क डन इन क्लोज लूप जो है वो हमेशा जीरो होता है, हमेशा ही होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा ही होता है। तो ये बात ध्यान रखना, मेरे ख्याल से आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस समझ में आया होगा, और हमने क्यों ये क्लासिफिकेशन किया है अब आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें यहाँ पे बात करनी है एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो असलियत में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखो, आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स था बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, जो वेट लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मैंने आपको पहले बताया है कि ये कांस्टेंट होती है, हालांकि नियर द सरफेस होती है, ये बाद में बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो वेरी करेगा, उसकी बात हम ग्रेविटेशन में करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्चुअली वेरिएबल ही होता है, लेकिन अगर हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बात कर रहे हैं, मतलब 10-20 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं, तो आप जी को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट फोर्स हम एज्यूम कर रहे हैं और जी को एज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट की तरह, तो आपको हर जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट ही एज्यूम करना है, सिर्फ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को छोड़कर, क्योंकि वहां पे लार्ज डिस्टेंसेस की बात होगी, है ना। तो और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वहां पे mg को हम कांस्टेंट ही मानते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो बच्चों किस फॉर्मेट में आ रहा है कि ये तो कांस्टेंट फोर्स है, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ये कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव। इसको प्रूव भी करते हैं हम, प्रूव भी कर सकते हैं, देखो कैसे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं प्रूव भी करता हूँ कंजर्वेटिव, जो हमने हेडिंग लिखा है, तो उसका प्रूफ कैसे देंगे भाई, देखो आप यहाँ पर ऐसा समझे कि एक बच्चों इस तरीके से ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस में एक ब्लॉक ऐसा मास m है, आप a से इसको b तक ले जाना चाहते हो, और b तक ले जाने में कितनी हाइट ऊपर जाना पड़ेगा आपको, h। तो आप a से ले जाके, a से कहां ले जाना चाहते हो बच्चों पार्टिकल को, m मास के ब्लॉक को b पॉइंट तक, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, और ये कितनी हाइट ऊपर ले जा रहे हो आप, h हाइट। तो मान लो कि आपने इस रास्ते से ले गए, तो इसको पाथ नंबर 1 बोलते हैं। तो फर्स्ट पाथ से कितना वर्क डन होगा बच्चों, तो हम निकालते हैं यहाँ पे वर्क डन इन फर्स्ट पाथ। तो देखो mg लग रहा है नीचे, सही बात है भाई, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है h और mg लग रहा है नीचे, तो दोनों अपोजिट एक्शन, अपोजिट एक्शन में तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस mgh। ये पहला पाथ हो गया आपका। फिर जो दूसरा पाथ है जहां से आपको ले जाना है, तो आप ऐसा करो a से भाई c ले जाओ x दूरी पे, फिर c से d ले जाओ h हाइट पे, फिर d से कहां ले आओ b x दूरी पर। तो आपको ये सेकंड पाथ से वर्क डन निकालना, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बराबर आना चाहिए दोनों पाथ से। तो चलिए अपन निकालते हैं। तो वर्क डन इन पाथ 2, तो पाथ 2 को आप 3 में तोड़ सकते हो बच्चों, a से c, c से d और d से b। तो हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम a टू c,
प्लस वर्क डन इन C2D प्लस वर्क डन फ्रॉम D2B। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, वर्क डन A टू C, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है बच्चों और mg ऐसे लग रहा है, तो ये हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट x इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट A से C में, डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में, तो 90 प्लस वर्क डन, तो ये बच्चों mg ऊपर mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, फिर प्लस db चलो तो mg नीचे लगेगा ब्लॉक पर, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट की तरफ है, तो अभी भी एंगल जो है दोनों के बीच में 90 है, तो mg इंटू एक्स इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 तो बच्चों जीरो होता है, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, और कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। तो देखो ये वर्क डन और फर्स्ट पास से वर्क डन, दोनों में वर्क डन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये तो प्रूफ हो ही गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा दूसरी कंडीशन भी चेक करते हैं, ये तो पहली कंडीशन हुई कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आता है, आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं कि क्लोज लूप में वर्क डन कितना होना चाहिए अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जीरो होना चाहिए, तो उसको भी एक बार चेक कर लो बच्चों। यहां पर हम देखो ए पॉइंट से चलते हैं, m मास का ब्लॉक है, ऊपर h हाइट पे जाते हैं, ये b पॉइंट है, यहाँ पे h हाइट पे गए, फिर x दूरी पे जाते हैं, तो यहाँ पे c पॉइंट है मान लो, और फिर d पे आते हैं नीचे, तो ये h आते हैं, ये x चलते हैं, और d से वापस a आते हैं, तो क्लोज लूप हो गया ना, c से d गए, d से वापस a आ गए, तो ये आपका x लेंथ चलते हुए आ गया। अब देखो हमें वर्क डन निकालना है क्लोज लूप में, तो यहाँ पे वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, तो देखो ये कितना आएगा, इसको इस पूरे क्लोज लूप को आप चार पार्ट में तोड़ सकते हो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी और प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। तो ये हमने तोड़ दिया भाई, ए टू बी में वर्क डन mg नीचे और हाइट ऊपर, तो ये माइनस mgh, फिर प्लस वर्क डन इन BC, तो mg नीचे लग रहा है बच्चों यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो 90 डिग्री, तो mg इंटू एक्स इंटू कॉस 90, फिर वर्क डन C2D, तो C2D आप नीचे आ रहे हो और mg भी नीचे लग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस होगा वर्क डन mgh, और प्लस D2A, तो x आप ऐसे चल रहे हो, mg ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90, तो mg इंटू एक्स इंटू कॉस 90। तो देखो बच्चों ये जीरो और ये भी जीरो, यहाँ पे बचा माइनस mgh और ये बचा आपका प्लस mgh, तो ये दोनों भी कैंसल, तो वर्क डन इन क्लोज लूप कितना आ गया बच्चों, mg फोर्स में अगर हम क्लोज पाथ में चलेंगे तो वर्क डन जीरो आ रहा। तो ये दो कंडीशन जो फोर्स फॉलो करता है ना, उसी को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपका प्रूफ भी हो रहा है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमेशा याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कांस्टेंट फोर्स मान सकते हो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ।